गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज से पहले जो क्लास हम लोगों ने किया उसमें हम लोगों ने पद और गद्य पढ़ा, अर्थात कविता, कहानी। आज ये ऑनलाइन हम लोगों का पहला क्लास है व्याकरण का। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। तो चूंकि मैं जानती हूँ कि ये पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दूं। भाषा वह माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचार दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो एक दूसरे के मन के विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा तो हम लोग जो बोलते हैं वो तो शब्द या वाक्य के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन भाषा के सबसे छोटा रूप क्या होता है? कोई भी बच्चा पहले पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसे ही भाषा। तो भाषा के उस सबसे छोटे रूप को हम लोग कहते हैं ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज। जो हम लोग बोलते हैं अपनी बात, तो वह किसके माध्यम से दूसरे के कानों तक पहुंचती है? आवाज। उसे ही ध्वनि कहते हैं। अर्थात मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह वर्ण। जैसे कि लिखा हुआ है अ, आ, क, ख, ग, घ, ये वर्ण कहलाते हैं। वर्ण, इसी से हम लोग आगे शब्द और वाक्य बनाते हैं। ध्वनि भाषा का प्रथम तत्व है। ध्वनि से ही भाषा बनती है। यह कैसे उत्पन्न होती है? यह दो या दो से अधिक पदार्थों के घर्षण से उत्पन्न होती है। ध्वनि के कितने रूप होते हैं? अर्थात वर्ण के कितने रूप होते हैं? वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी कि ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अंक, अ। टोटल कितने? 11 स्वर होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वर के उच्चारण में हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं। अर्थात स्वयं उच्चरित ध्वनि को स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ञ, ये व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? 33। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के उच्चारण में हम लोगों को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन अधूरा रहता है। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने कहा क। क कैसे बना? क, अ, क। इसी तरह ख, इसी तरह ग। जब हम लोगों के पास कुछ आधे व्यंजन आते हैं, इसका मतलब उसमें स्वर नहीं है। जैसे हम लोग क को अगर ऐसे लिखे, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें आधे व्यंजन आते हैं। च लिखे, छ, आधा ज लिखे, ये इसमें ये स्वर रहित व्यंजन है। तो व्यंजन की परिभाषा क्या हुई? व्यंजन स्वरों की सहायता के साथ पूर्ण होकर उच्चरित होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, ए और री। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वरों के उच्चारण
उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगता है। तो स्वर कितने प्रकार के हुए? दो, हर्ष और दीर्घ। व्यंजन कितने प्रकार के हुए? व्यंजनों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, स्थान और प्रयत्न। ओठ की आकृति के आधार पर भी स्वर के भेद होते हैं। ओठ के आकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार यानी कि उ, ओ, औ। ये बोलते समय हमारे होठ वृत्ताकार आकृति के हो जाते हैं। अवृत्ताकार ई, आ, ए। यहाँ हमारे होठ वृत्ताकार आकृति के नहीं होते हैं, विभिन्न आकृति के हो जा रहे हैं, इसीलिए इसे अवृत्ताकार आकृति बोला गया है। अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में हवा का आधिविन्य न हो या श्वास का बल कम लगे, मतलब श्वास धीरे से आए, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि जो व्यंजन का उच्चारण आधा होता है, क, च, ज, ये अल्प प्राण है। इसको बोलने में हम लोगों को श्वास का बल कम देना पड़ता है। और महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का अधिविन्य हो या श्वास बल अधिक लगे, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, ग, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ये महाप्राण होते हैं। इसके अलावा अर्धस्वर और अंतस्थ स्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर या अंतस्थ स्वर हिंदी में कुछ वर्ण ऐसे हैं जो अभ्यांतरिक एक प्रयत्न की दृष्टि से न तो पूर्ण स्वर होते हैं और न पूर्ण व्यंजन होते हैं। उन स्वरों को अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर मतलब होता है आधा स्वर। ये न तो स्वरों के स्थान पर लिए जाते हैं, न व्यंजन है, ये पूरी तरह से स्वर है न व्यंजन है। वे हैं य और व। ये अर्धस्वर है। कुछ टिप्पणी है। आगम, लोप, विपर्य, समीकरण, विस्मीकरण, अनुनासिकरण। आगम क्या होता है? जब शब्द, ये टिप्पणी के तौर पे आएगा, शॉर्ट नोट्स। जब शब्द में कोई नई ध्वनि आकर जुड़ जाती है, आगम का मतलब क्या होता है? आने वाला। तो जब शब्द में कोई नई ध्वनि आकर जुड़ती है तो वह आगम कहलाती है। स्वरागम, स्वरागम जैसे स्तीफा, इस्तीफा, इसमें नई ध्वनि जुड़ गई, इस्तीफा। स्वरागम यानी स्वर, ई क्या हुआ? स्वर, स्वर जुड़ा, इसमें ये हुआ इस्तीफा। व्यंजनागम, जैसे बंदर, वानर। ये आगम हुआ। लोप, लोप क्या होता है? लुप्त हो जाना। आगम के विपरीत किसी शब्द में यदि मध्य या अंत में विद्यमान स्वर या व्यंजन का अक्षर ध्वनि के लुप्त हो जाने को लोप कहा जाता है। लोप मतलब हो जाता है लुप्त, मतलब यह भी स्वर या व्यंजन एवं अक्षर के आधार पर आदि, मध्य, अंत में होता है। जैसे
अनाज, इसमें अलुप्त हो गया नाच। स्थापना, स्थापना, यहाँ स्वर लुप्त हुआ, यहाँ व्यंजन लुप्त हुआ। समीकरण, इसमें एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित कर अपना रूप दे देती है। जैसे नील, लील, यहाँ न ल में बदल गया। आज हम लोगों ने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का हो रहा है। साथ में कुछ टिप्पणियां भी पढ़ी, आगम, लोप, समीकरण। इससे संबंधित प्रश्न मैं आप लोगों को दूंगी।